आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन का वीडियो नंबर 2 और मानव जनन में नर तंत्र से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण नोट पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, मनुष्यों में जानते हैं कि 2 वृषण होते हैं और वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लेकिन वो शुक्राणु कैसे निर्मित होता है, अगर किस प्रकार के कोशिकाएं से निर्मित होता है, तो देखिए शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग, शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग नर जर्म कोशिकाएं तथा एस्ट्रोली कोशिकाएं से स्तरित होती है। यानी कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है वृषण कोश के अंदर में, तो इस शुक्र जनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन? एगो नर्म जर्म कोशिकाएं होती है और एगो होता है एस्ट्रोली कोशिकाएं, और इन्हीं कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब उसमें जर्म कोशिका का क्या काम होता है और एस्ट्रोली कोशिका का क्या काम होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, नर जर्म कोशिकाएं जो होती है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, तो शुक्र जनन नलिकाएं में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एगो नर्म जन्म कोशिकाएं और एगो एस्ट्रोली कोशिकाएं। तो आखिर शुक्राणु कैसे बनता है शुक्र जनन नलिका में? तो नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी कि पुरुषों के वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण किससे होता है? तो नर जर्म कोशिकाओं से होता है। और उसमें एस्ट्रोली कोशिकाएं जो होती है उन नर्म जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो एस्ट्रोली कोशिकाएं हैं उन नर जर्म कोशिकाओं का पालन पोषण करता है कि परिपक्व हो इसके लिए। फिर उसके बाद इस शुक्राणु जब इसमें बन जाता है शुक्र जनन नलिकाओं में, और एस्ट्रोली कोशिकाएं नर्म जर्म कोशिकाओं का पोषण करती है, तो वो शुक्राणु चला जाता है स्टोर होने के लिए अधिवृषण में, और अधिवृषण में जाकर के शुक्राणु वहाँ परिपक्व होता है और सक्रिय होता है, निषेचन योग्य बनता है। अब देखिए, नर जनन अंगों के कार्य, फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसे नर जनन अंगों में बहुत सारा अंग है, आपका वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, प्रोस्टेट ग्रंथि है जिसको पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, कॉपर ग्रंथि है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। तो उन सभी का अलग अलग काम है। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, वृषण का क्या काम है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होती है और 2 प्रकार की कोशिकाओं से होती है, जिसमें नर्म जर्म कोशिकाओं से नर जर्म कोशिकाओं से शुक्राणु बनता है और एस्ट्रोली कोशिकाएं उसको पोषण प्रदान करती है। और शुक्राणुओं का निर्माण हमारा वृषण में होता है, और साथ ही वृषण में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तो नर हार्मोन आखिर कौन कौन है? तो 2 गो है आपका, टेस्टोस्टेरोन और एगो एंड्रोजन। ये दोनों को दोनों नर हार्मोन है जो पुरुषों के वृषण में बनता है। ठीक है, देखिए यही आपका वृषण है, इसी के अंदर बनता है और इन्हीं नलिकाओं के अंदर ये सब बनता है। ये सब नली है, शुक्र जनन नलिका, जो भी सब दिखा दे रहा है क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं हैं। और ये आपका वृषण है। वृषण के अंदर का संरचना ई है और ये आपका वृषण देखिए ई है। ठीक ना, सभी को पता है कि पुरुषों में 2 वृषण होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण। अधिवृषण देखिए, ये जो आपका वृषण होता है, तो वृषण के ऊपर इस प्रकार से आपका अधिवृषण होता है। इसी में शुक्राणु संचयित होता है, यानी कि स्टोर होता है और परिपक्व होता है और निषेचन योग्य बनता है। जो शुक्राणु आज निर्मित होता है शुक्र जनन नलिकाओं में, वो आज से ठीक 75 दिन बाद जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और उस शुक्राणु जो है निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। और शुक्राणु 11 साल में बनना शुरू हो जाता है। 11 से 13 साल की अवस्था में बालकों के शरीर में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। और स्टोर कहाँ होते रहता है? तो अधिवृषण में।
तो अधिवृषण का क्या काम है हमारा, यह शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी कि यहाँ शुक्राणु मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब कि निषेचन योग्य बनता है, और इसमें शुक्राणु जो सक्रियता प्राप्त करते हैं, यानी शुक्राणु यहीं से अपना एक्टिविटी प्राप्त करता है, साथ ही साथ शुक्राणु निषेचन क्षमता प्राप्त करता है। यानी कि जो शुक्राणु शुक्रजन नलिकाओं में बनती है उसके पास निषेचन क्षमता नहीं होती है, वो अधिवृषण में आकर के परिपक्व होता है, सक्रियता ग्रहण करता है और निषेचन योग्य बनता है अधिवृषण में। तो अधिवृषण में देखिए 3 गो काम हो गया, शुक्राणु का संग्रह हो गया, शुक्राणु यह परिपक्व होता है, सक्रियता ग्रहण करता है और निषेचन योग्य बनता है, निषेचन क्षमता धारण करता है, ताकि वो अंडाणुओं को जा कर के निषेचित कर सके। इसके बाद देखिए अगला हमारा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका देखिए यहाँ ई जो दिखाई दे रहा है शुक्रवाहिका है, यहाँ से यहाँ तक लेते ही हमारा अधिवृषण हो गया, और अधिवृषण के बाद ई वाला जो नलिका है शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका क्या करता है, शुक्राणुओं का वहन करता है। तो यह अधिवृषण को शुक्राणुओं से जोड़ती है और शुक्राणुओं को आगे बढ़ाता है। यानी कि जहाँ अधिवृषण में शुक्राणु जो स्टोर रहता है वो यहीं से शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। और कब शुक्राणु आगे बढ़ता है, तो जब पुरुष उत्तेजित अवस्था में आते हैं तब जाके शुक्राणु अधिवृषण से निकल के शुक्रवाहिका में गमन करना शुरू कर देता है। और इसमें देखिए हमारा वो शुक्रवाहिका ही वाला है, शुक्रवाहिका से सफ़ेद जो है पदार्थ निकलता है दूध के रंग का, और उसी के कारण वीर्य का रंग सफ़ेद हो जाता है शुक्राशय द्रव के कारण, ठीक है। और ये चिपचिपा गाढ़ा होता है शुक्राशय द्रव जो होता है। आगे देखते हैं शुक्राशय द्रव के बारे में दिया है कि नहीं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर शुक्राशय के बारे में, शुक्राशय द्रव, ये वाला शुक्राशय है, यहाँ भी शुक्राशय, 2 गो शुक्राशय होता है, इससे जो शुक्राशय द्रव निकलता है और यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और शुक्राणुओं को आगे बढ़ाती है। सॉरी, शुक्रवाहिका बढ़ाती है ना, हमको क्या पढ़ना, शुक्राशय पढ़ना। इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो सफ़ेद रंग का होता है दूध की तरह, और शुक्राशय द्रव के कारण ही वीर्य का रंग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं पुरस्थ या प्रोस्टेटेड ग्लैंड। क्या होता है, इससे पुरस्थ द्रव स्रावित होता है जिससे वीर्य में विशेष गंध होता है। यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। देखिए पुरस्थ द्रव कहाँ स्रावित होता है, तो यहाँ पर ही हमारा देखिए 2 गो, एगो लेफ्ट में एगो राइट में होता है, एगो पुरस्थ ग्रंथि, एकरे से निकलता है पुरस्थ द्रव। जब यहाँ से अधिवृषण से जब यहाँ से शुक्राणु आता है शुक्रवाहिका के माध्यम से, तो यहाँ पर पुरस्थ द्रव ओकरा में मिल जाता है। अब पुरस्थ द्रव मिलने के कारण वीर्य में विशेष गंध होता है, और साथ ही पुरस्थ द्रव जो है ये जब महिला के योनि में प्रवेश करता है तो शुक्राणुओं को सक्रिय बना देता है, जिससे शुक्राणु जो है तेज़ी से गति करने लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीशन। शीशन क्या होता है, यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर पहुंचाता है। जैसे यहाँ अधिवृषण में शुक्राणु स्टोर होता है, शुक्रवाहिका के माध्यम से शुक्राणु जो है आता है यहाँ स्खलन नली से होते हुए एजा से शुक्राशय द्रव और जो पुरस्थ द्रव हो उसमें मिलता है, और ये जो शीशन के माध्यम से शुक्राणु जो है स्त्री के शरीर में चला जाता है। जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तो उस समय शीशन के माध्यम से ही शुक्राणु जो है स्त्री के योनि में प्रवेश करता है, ठीक है। तो शीशन का काम हो गया। अब देखिए हम लोग के पढ़ना है मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जो देखिए हम लिखाएं आपको, इसमें एक कॉपर ग्रंथि का कार्य नहीं दिया है। कॉपर ग्रंथि का कार्य लिख लीजिएगा अपने मन से, क्योंकि वो भी जो है नर जनन अंग का भाग है। तो कॉपर ग्रंथि से कॉपर द्रव का स्राव होता है, जिसके कारण महिला के योनि के अम्लीयता को नष्ट करता है
और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कॉपर ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव क्षारीय प्रवृत्ति के होता है, जो वीर्य के साथ मिल जाता है और मिल कर के महिला की योनि में जाता है, तो महिला के शरीर में जो अम्लीयता होता है योनि में उसको कम करता है, ताकि शुक्राणु जो है बिना नष्ट हुए आराम से गति कर सके। तो अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब मादा जनन अंग के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से हर एक पॉइंट से पढ़ेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद साथियों।